सो वेलकम यू ऑल। इस वीडियो से हम जो स्टेट पीसीएस हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस के, उसकी आंसर राइटिंग को देखेंगे, कैसे लिखी जाती है, क्या कंटेक्स्ट रहता है क्वेश्चन का एग्जामिनर के पूछने का, प्लस हम कैसे उसको अटेम्प्ट कर लेंगे जो हमें क्वेश्चन नहीं आता अपनी जनरल समझ से, तो उसको डिस्कस करेंगे। मेन मेरा फोकस यूके पीसीएस 2024 पे रहेगा और यूपी पीसीएस 2024, क्योंकि 1 2 3 4 पेपर ऑलमोस्ट सेम है दोनों में। वहाँ के जो 5th और 6th पेपर है उसका डिफरेंस है। तो जब आप इतना लिख लेंगे तो वो हम कर लेंगे आराम से, वो 20-25 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे इन दोनों पेपर को करने के लिए, चाहे वो यूपी का हो या यूके का हो। ठीक है, तो अब देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन है इंग्लिश में, तो मैं आपको दोनों चीज़ बताना चाहता हूँ कि आने वाली स्लाइड्स मीन्स आने वाली वीडियोस से अपनी हम जो स्टेट पीसीएस में पूछता है एकदम सिंपल और स्टैटिक क्वेश्चन, उस पर भी ज़्यादा ध्यान देंगे। दूसरा, हिंदी के क्वेश्चन भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है, ताकि दोनों मीडियम को एडवांटेज मिले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल है क्या मार्केट इकोनॉमी में। अगला इसी का पार्ट है कि सिग्निफिकेंस बताना है आपने फिनेंशियल इंक्लूजन का। अब देखिए ये मैंने क्यों लिया है, अभी जस्ट मैंने इसको इवेलुएट किया है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका कंटेक्स्ट देना चाहता हूँ। देखिए इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है। इंक्लूसिव ग्रोथ यहाँ पे आपको डेफिनेशन देनी है इंक्लूसिव ग्रोथ की, ठीक है, सिंपली समझा दीजिए क्या है। नहीं तो आप एलपीजी रिफॉर्म की बात से, पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म की बात से जो हुआ है वो कंटेक्स्ट शायद आपको पता हो, नहीं पता हो तो मैं अभी इसी वीडियो में समझाऊंगा, आगे आप वेट करना, ठीक है। उससे इंट्रोड्यूस कर सकते हो तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि जो डिमांड है क्वेश्चन की वो ये समझता है, बस उसे यही पता करना है कि जो पूछा जा रहा है आप सिर्फ वो समझ रहे हो या नहीं। लिखना तो वो अलग चीज़ है। आप कभी कभी कुछ लोग कम फैक्ट से भी अच्छा आंसर लिख के आ जाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा सब कुछ उसमें डाल देते हैं, उसके बाद भी मार्क्स नहीं मिलते क्योंकि वो कंटेक्स्ट नहीं समझ पाते। क्वेश्चन समझ लेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ आपको कंटेक्स्ट भी समझना है। कंटेक्स्ट क्या है वो मैं अभी वीडियोस में आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली जो मैंने बोला आप कर सकते थे। आप देखिए इसमें पिटफॉल्स क्या है, इन्होंने हेडिंग बनाया है, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ कब इंट्रोड्यूस हुई, 11वें इस प्लान में हुई, और इसने इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की। अब देखिए क्या वो ये पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि क्या पॉसिबल है या नहीं है, तो आपको बताना है हाँ भाई यस इट इज पॉसिबल ड्यू टू दिस दिस दिस, नो इट इज नॉट पॉसिबल, क्या क्या चैलेंजेस हैं उन्हें एड्रेस करके आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाना। तो इन्होंने ये बात की कि इंक्लूसिव ग्रोथ केम अंडर 11th 5th ईयर प्लान अंडर विच अचीव फास्टर ग्रोथ। अब ये इन्होंने फास्टर उसी को थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया, जबकि ये डिमांड नहीं है क्वेश्चन की। इन्हें इससे रिलेट करना चाहिए था कि फास्टर ग्रोथ से क्या होगा, ज़्यादा जैसे ग्रोथ हुई तो उसका ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और जो पॉवर्टी है उससे लोगों को बाहर आना चाहिए। एक डेटा भी हमारे पास यूएनडीपी का, उससे आप सब्सटेंशिएट करते तो कहीं ये बात जाके कनेक्ट हो जाती। अभी ये सेंटेंस कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। एक्सेस टू लोन जो पॉइंट है ये ऑलमोस्ट वैलिड है कि भाई जो गरीब लोग हैं उनकी इनकम बढ़ जाएगी, वो अपना कुछ व्यापार करने लगेंगे, तो एग्जांपल एमएसएमई लोन और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिए तीसरे ऑप्शन में इन्होंने फिर से जॉब की। अरे भाई इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब सिर्फ जॉब नहीं होता। अब ये पता नहीं समझ की बात है, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब वनरेबल सेक्शन जो महिलाएं हैं, ड्रग एडिक्ट हैं, एलजीबीटी हैं, इन सबका इंक्लूजन भी तो है, ग्रोथ है ना। दूसरा, क्या रीजनल डेवलपमेंट, क्या रीजनल बैकवर्डनेस नहीं है इंडिया में, तो क्या उसको इंक्लूसिव करके हम इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव नहीं कर सकते, तो क्या ये पॉसिबल है। तो आपको सोचना है, ये सिर्फ जॉब जॉब पे फोकस करना, बिजनेस पे वहाँ नहीं, वहाँ सब जनरली फोकस करते हैं, आपको मार्क्स यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। रीजनल डेवलपमेंट हो गया, वनरेबल सेक्शन का डेवलपमेंट हो गया। आप देखिए जो सोशल डेवलपमेंट है, सोशल इंक्लूजन है, वो भी तो इंक्लूसिव ग्रोथ में आता है भाई, ट्राइबल का वेलफेयर, तो क्या ये इंक्लूजन में नहीं आएगा, इकोनॉमिक इंक्लूजन में। तो आपको ऐसे करके लिखना है, ठीक है। डायग्राम भी ड्रॉ करने हैं, वो भी आप देखना, ठीक है। तो आप एक ऐसे ये कोई ग्राफ वगैरह ड्रॉ कर सकते हो और इसमें बोल सकते हो कि 1950s में इतने परसेंट थे और आज 2024 है या 23, जब भी आप जो भी डेटा हो आपके पास, आज इतने परसेंट हो गए बढ़ के। तो ये आपको देखिए इसमें एक अलग चीज़ दिख रही होगी आपको। एग्जामिनर भी इस चीज़ से खुश होता है कि आपने क्रिएटिविटी विद फैक्ट की है, ऐसे नहीं कि फालतू के एक। अभी क्या है, हमें जनरली क्या बताया जाता है आपको भी कि कुछ नहीं आ रहा तो ऐसे गोल बनाओ और ये बना के लिख दो। भाई इसका क्या सेंस है, जब आपके पास लैंग्वेज कम पढ़ रही हो तब तो लिख सकते हैं, इससे भी ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ चल रही है
तो आप अपना टाइम वेस्ट इन सब चीज़ों में तो एटलीस्ट मत करना, कुछ लॉजिक हो तभी ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए मैं जो आपसे बोल रहा था कि आपको पता क्वेश्चन का तो होगा कि भाई क्या क्या लिखा जाएगा, लेकिन इसके पीछे का जो कंटेक्स्ट है वो आपको नहीं पता होगा। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक जनरली जब देश आज़ाद हुआ तो कुछ लोगों का फेवर था, जिसमें गांधी जी भी थे, कि मार्केट इकोनॉमी की तरफ हमें जाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, ग्रोथ होगी। अगला जो एक पर्सपेक्टिव था वो ये था कि नहीं, हमें समाजवाद की तरफ जाना चाहिए। तो लड़ाई कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की थी, कि समाजवाद वाले बोलते थे कि भाई गरीब का सबका कल्याण होना चाहिए, सबको एक साथ लेके चलना चाहिए, और सरकार का जितना ज़्यादा रोल रहेगा उससे इक्वेलिटी ज़्यादा आएगी। लेकिन जो कैपिटलिस्ट थे ये बोलते थे कि नहीं नहीं, सरकार का रोल नहीं होना चाहिए, इनका रोल कम होगा तो लोग ज़्यादा फ्री होंगे, ज़्यादा कंपटीशन आएगा। तो ये एक डिबेट थी। वो चलते चलते हमने जो मॉडल अडॉप्ट किया 1947 में, वो मिक्स मॉडल किया, कि दोनों का मिक्स था, लेकिन डोमिनेंस सरकार की ही थी, सरकार डोमिनेट कर रही थी। चलता रहा। अब ये चीज़ सस्टेन नहीं कर पाई, 1990s में हमारे यहाँ क्राइसिस आ गया, जो कि देखिए ज़्यादा अगर स्टेट का इंटरफेरेंस होगा तो वो दिक्कत आती है, वो सबने देख लिया है इंडिया में भी, क्या ग्रोथ रेट था, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, ये सब चीज़ करके जैसे तैसे हम अपने आप को एटलीस्ट खाने में सेल्फ सस्टेन बना पाए, अदर चीज़ में तो हो ही नहीं सकता। 1980s में आप किसी से पूछो कि कौन सी गाड़ी लेनी है तो एक नाम पता होगा किसी को, ज़्यादा से ज़्यादा दो। आज आप एक वेरिएंट में, मैं बोल रहा हूँ 10 लाख का आप सेगमेंट लेके जाते हो, 10 लाख रुपए, तो उसमें आपको पता नहीं कितनी एन नंबर ऑफ कार अवेलेबल हो जाएंगी, जिसके पास एक से एक अच्छे कॉम्पिटेंट फीचर्स होंगे। तो ये मार्केट इकोनॉमी की पावर है, ठीक है। तो 1990s में क्या हुआ, मार्केट इकोनॉमी इंट्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो गई। इसमें क्या था कि ये पूरा व्यवस्था चल रही है, इसमें सरकार लगभग इतना रोल प्ले कर रही है, और जो रेस्ट है ये प्राइवेट के हाथ में। बोला क्या गया कि आप ऐसा कीजिए, ये पूरा मॉडल है, आप स्टेट का रोल बस इतना कर लीजिए। रोल वो भी क्या कि आपको पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, रूल्स बनाने हैं, कभी कोई क्राइसिस आए तो आपको मैनेज करना है। बाकी रोल किसका, बोले जो प्राइवेट है उनको प्रमोट करने दो, उन्हें अपना गेम करने दो, कंपटीशन करने दो, उससे एफिशिएंसी आएगी, जो कि सही भी हुआ। आप देखना कि इंडिया का 2010 तक ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट 8% के आसपास चल रहा था, बहुत बढ़िया रिकवरी थी। वो 2008 में क्राइसिस आया, वो अलग चीज़ है। लेकिन इससे इशू क्या हुआ कि ये सबको पता था कि जैसे ही मार्केट इकोनॉमी आएगी तो लोग क्या है, प्रॉफिट मोटिव पे काम करते हैं, उनका कोई सामाजिक सरोकार नहीं होता। तो वो समाज के बारे में, गरीब के बारे में, किसी क्षेत्र के बारे में जो पिछड़ा रह गया उसके बारे में नहीं सोचेंगे। आप ही सोचिए, एक गांव की रोड क्या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, नहीं बनाएगी। क्यों, क्योंकि उसे फायदा नहीं है, क्योंकि पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव में 5,000 लोग रहते होंगे, अगर मैं टोल लगाऊंगी भी इस पे तो हार्डली 1,000 लोग डेली आना जाना करते होंगे, तो मुझे कितना टोल मिलेगा। तो वो सरकार, वो क्या है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वहां पे रोड नहीं बनाएगी, वो क्या बनाएगी, हाईवे बनाएगी, जिससे वहां पे ज़्यादा कम्यूटेशन होता है, ज़्यादा उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो इससे तो गांव और पिछड़े हो जाएंगे, तो वहां पे सरकार का रोल आता है। तो इसलिए सरकार का रोल भी ज़रूरी है, मार्केट का भी एक जो फोर्सेस है वो भी ज़रूरी है। दोनों को हम समझेंगे तो हुआ क्या, 1990 से सरकार इस बात को समझ गई थी कि अब प्राइवेटाइजेशन आना है, हमारा रोल बैक होना है। मतलब रोल बैक मतलब होता है कि लेस इंटरफेरेंस इन बिजनेस। एक कहावत कही जाती है कि इट इज़ नॉट द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट टू डू बिजनेस, कि सरकार का ये काम नहीं है कि वो काम करे, काम मतलब बिजनेस करे, तो वो प्राइवेट को करने देना चाहिए। बात सही भी थी, तो सरकार ने ये रियलाइज़ किया। तो आप देखना तब से इकोनॉमी हमारी एकदम लिबरलाइज हो गई। आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, डिश हो, मतलब डिश टीवी है, कार है, ऑटोमोबाइल, और आपका फार्मा, जितनी भी कंपनी है एक से एक बड़ी कंपनी आने लगी, मोबाइल कंपनी, ठीक है। हर चीज़ में जो ग्लोबल कंपनीज हैं वो आने लगी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन भी हुआ था, कंपटीशन बढ़ने लगा, ग्रोथ होने लगी, सब काम बढ़िया होने लगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, वही कि ये प्रॉफिट मोटिव पे काम करेंगी, लोगों का काम, जो गरीब लोग हैं वो और गरीब हो जाएगा। तो सरकारों ने तभी से, ये आपकी बात नहीं है, तभी रियलाइज किया था और इनिशिएटिव लेने स्टार्ट किए। उन्होंने बोला कि भाई तो फिर हमें मुख्य धारा में लोगों को लाना पड़ेगा कैसे भी करके। तो एकदम 1990s में ही आप देखना क्या क्या इवेंट हुई हैं। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। क्या बोला कि 33% महिलाओं को
रिजर्वेशन मिलेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला पंचायत को। तो पंचायत से क्या हुआ, जो हमारे विलेज थे ये कहीं ना कहीं एक तरह से मुख्य धारा से जुड़े पॉलिटिकली, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकली प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया। ठीक, पहले क्या अप्रोच थी सरकार की, ऐसी अप्रोच थी कि हम यहां से एक प्लान बनाएंगे और वो नीचे जाएगा। अब क्या बोला है कि भाई प्लान तो नीचे से जाएगा और उसके बाद में जो सेंट्रल लेवल पे ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो उसको बस पास करना है उन्हें। क्या प्लान बनेगा वो गांव के लोग, जो ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसे डिसाइड करने दो, हम ऊपर से बैठ के डिसाइड नहीं करेंगे। तो इसको बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। देखिए कभी पंचायत में पढ़ेंगे इसको। तो ये तो पॉलिटिकली हुआ। और क्या हुआ 1990s में, अब देखना सरकार ना बहुत सारी योजनाएं लेके आई। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना किसके लिए थी, वो मोटो नहीं है, क्या थी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये रोड से कनेक्टिविटी पहुंचाना, ताकि हम ज़्यादा इंक्लूसिव हो पाए, क्षेत्रीय विकास भी हो पाए। क्योंकि जो रोड निकल के जाएगी तो कहीं गांव गांव को उसके आसपास से निकल के जाएगी, खेती वाली जगह से, तो उनके जो प्राइस है वो हाइक करेंगे, वहाँ पे इंडस्ट्री आएंगी, तो क्या है जो रूरल एरियाज है उनका भी डेवलपमेंट होगा। तो तब से लेके ये चीज़ चल रही है। और भी इसमें एन नंबर ऑफ स्कीम आप ऐड कर सकते हो, जितनी भी 1990s में बहुत सारी स्कीम है। इकोनॉमी में भी, पॉलिटिकली भी हमें एम्पावर किया गया है, और भी सोशली भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, उसको पूरा थीम बाद में डिस्कस करेंगे। 2000 में भी बहुत सारी चीज़ें हुई। 2005 में हम मनरेगा का एक्ट लेके आ गए। क्यों था, क्योंकि भाई लोगों को, जो नीचे गांव के गरीब लोग हैं उनको हमें इंक्लूसिव बनाना है। राइट टू एजुकेशन लेके आए, क्यों, क्योंकि भाई उन्हें शिक्षा देनी है, फ्री में शिक्षा देनी है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 क्या था कि फ्री एजुकेशन। फ्री क्यों देनी थी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस खुलने लगेंगे तो लोगों को शिक्षा बहुत महंगी हो जाएगी। तो हमें जो गरीब लोग हैं उनके लिए शिक्षा को पहुंचाना है। तब ये फ्री कर दी गई एजुकेशन। मनरेगा लेके आए गरीबों के लिए, राइट टू एजुकेशन लेके आए। 2005 में ही आरटीआई एक्ट लेके आए कि भाई आप जान सको क्या चल रहा है देश में। और भी बहुत सारी इनिशिएटिव हैं। अभी मोदी का देखिए एनएफएसए 2013 का एक एक्ट है जिसमें आपको 5 किलो गेहूं चावल ये सब मिलता है। फिर इवन मोदी जी ने भी मुद्रा लोन, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया, तो ये सब क्या है, ये बिजनेस को प्रमोट करने के साथ साथ कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले जिनको नहीं मिल पा रहा है, और जिनको नौकरी नहीं मिल रही है वो अपना कुछ बिजनेस कर पाए। भाई अल्टीमेटली गरीब को रूरल एरिया में उधर फोकस किया मोदी जी ने। आती थी कि सबसे पहले पता है क्या किया, एक काम किया टॉयलेट का, क्योंकि एकदम पूरे इंडिया को टच करता है। गांव में बहुत सारी प्रॉब्लम थी इसकी, इसको किया। फिर बिपाशा बोलते हैं ना, बी से बिजली, फिर पानी, फिर सड़क, बी पा सा, बिजली पानी सड़क। तो बिजली पानी सड़क, आप जहाँ कहीं भी रहते हैं आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना तो क्या आपके यहाँ बिजली नहीं आई तब से और ज़्यादा। क्योंकि गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि अच्छा आप हमें बेसिक एम्यूनिटीज़ देनी है गरीब को गांव में, उससे इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा रादर की हम उनको ज़्यादा जॉब पे उनकी फोकस करें। जॉब तो उन्हें सेल्फ एम्प्लॉय बनाना है मोस्टली, रादर की वो जॉब सीकर बने, उन्हें जॉब प्रोवाइडर बनाना है। तो बिजली दी, पानी, अब देखिए जल जीवन मिशन अभी चल ही रहा है सबके यहाँ, जो रोड्स हैं वो उस पर काम चल रहा है ताकि एक पाइपलाइन जो है पानी की वो इंस्टॉल की जा सके। सड़क, अब देखना सड़क पे कितना काम हुआ है, अभी गति शक्ति भी आ गया है लेकिन रोड पे बहुत अच्छा काम हुआ है। तो ऐसे करके सरकार धीरे धीरे कर रही है। जब कोविड आया तो कोविड के टाइम पे क्या किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, फ्री में अन्न दो। फ्री में क्यों, क्योंकि सरकार को पता है बहुत पहले से कि मार्केट इकोनॉमी है, गरीब भूखा मर जाएगा अगर उसके पास जो रिसोर्सेज है, बेसिक एम्यूनिटीज है वो नहीं पहुंची तो उसका कंटिन्यूएशन। अब जो भी आप स्कीम पढ़ेंगे आप उसे रिलेट करके देखना। वीमेन के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भाई सेक्स रेशियो जो इंप्रूवमेंट है वो करना है। क्यों, क्योंकि हमें वीमेन लेड डेवलपमेंट करना है। वीमेन क्या है, एक वल्नरेबल सेक्शन में आती है, उसका अगर विकास नहीं हुआ तो देश कितना विकास कर ले जाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि आधी आबादी तो एटलीस्ट फीमेल ही है। तो इन सबको आप देखना, आराम से समझते हैं फिर कभी इस पूरे टॉपिक को। अब देखिए ये उत्तराखंड का क्वेश्चन है, यूके स्पेशल जो है अपना मेन से अभी, तो किसी ने मुझे भेजा है, नाम मैं उनको नहीं बताऊंगा।
प्रिवेसी का कंसर्न है किसी का, ठीक है। तो देखिए इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, थ्योरी के बारे में अच्छे से समझाया है, उनका कंटेक्स्ट समझाया कि कहाँ से कहाँ तक किस टाइम पीरियड पे थे विद एग्जाम्पल, तो सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा मैं तो पूछ रहा हूँ, 2 क्वेश्चन पूछे, 3 क्वेश्चन पूछे, आपको बस इसी कंटेंट को मोल्ड करके थ्योरी पे पूछेगा तो यही ऐसे ही कुछ इंट्रोड्यूस करना है। देखिए आंसर इवेल्युएशन का मतलब ये नहीं है कि आपको फालतू में मैं अननेसेसरी रिमार्क दूं या फीडबैक दूं, उससे जो आप सही लिख रहे हो वो आपका डिस्टॉर्ट हो जाएगा। अगर आपने किसी ने पूरा आंसर सही लिखा है तो मैं उसे क्यों फालतू के अननेसेसरी रिमार्क दूंगा, उससे तो उसके लिए एक तरह से बैकफायर करेगा वो। फालतू में मैं इसमें पूरा लाल लाल कर दूं पेन से, तो आपको लगेगा कि बड़े ध्यान से कॉपी चेक की। अरे ध्यान से चेक करने का मतलब है कि आपको सही फीडबैक देना, रादर की आपको जस्ट फीडबैक देना, ठीक है। क्या गलती है वो मैं अभी बताऊंगा आपसे। तो यहां तक एकदम ठीक है, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन था हिस्ट्री को शेप करने के लिए और कल्चर को उत्तराखंड के कत्यूरीज का क्या योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। तो इन्होंने हेडिंग एकदम सही बनाया, क्वेश्चन के हिसाब से हेडिंग बनाना चाहिए हमें, ये सही लिख दिया है। लेकिन अब आप देखना, इन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश स्कॉलर कत्यूरी स्टेट वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम दिस। ये एक तरह से आपको नहीं लग रहा कि इन्होंने जियोग्राफिकल कंटेक्स्ट दिया है, उसने पूछा है हिस्टोरिकल। चलिए आपको लग रहा है कि ये भी वैलिड है, ठीक है आप लिख सकते हैं, लेकिन इसे लेटर पार्ट में। अगर मैं पूछता कि कत्यूरी का जियोग्राफिकल कंट्रीब्यूशन क्या है इन शेपिंग उत्तराखंड, तो आप इस पॉइंट को नहीं लिखोगे, आप इसको लिखोगे। अगर मैं पूछ रहा हूँ हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में भी आप इसी को, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो, या फिर लिखना भी है तो पहले अपने मेन पॉइंट आने चाहिए। जैसे ये वाला है बिल्कुल सही पॉइंट है, ये एकदम वैलिड पॉइंट है, ये पहले आने चाहिए, ये बाद में, ताकि एटलीस्ट एग्जामिनर को समझ में आए कि ठीक है इसने सही लिखा है। 1-2 पॉइंट पढ़ के तीसरा भी वो एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे हमें लिखना होता है, ये सही बनाया है, कोई इशू नहीं है। बस मेरा इनसे एक रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन को देख के मैं मुझे कम से कम एटलीस्ट ये पता है कि आपको टाइम लगा होगा, इसमें ठीक ठाक टाइम लगा होगा। सो प्लीज़ आप अपना टाइम कम कीजिए, भले ही थोड़ा सा कंटेंट आप और कम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 10 मार्कर है। 10 मार्कर 8 नंबर का पूछता है वैसे, 8 या 12 का। 12 में पूछ रहा है तो ठीक है, 8 में पूछ रहा है तो आप इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन इन कल्चर, टेम्पल के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। हिंदुइज्म, ठीक है, ये भी कल्चर का ही पार्ट है। लैंग्वेज के बारे में बता दिया, इंस्क्रिप्शन के बारे में, ये ठीक है। फिर भी अगर मैं आपको ऐड करने के लिए बोलूँ कुछ, कभी अगर आपको कुछ ऐड भी करना हो इसमें, तो एक आध कोई फेस्टिवल इन्होंने शुरू किया होगा, कोई फेयर लगाया होगा, कुछ फूड में अगर इनका कंट्रीब्यूशन हो तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो ये ठीक है, इस पर कोई फालतू का रिमार्क नहीं है। कंक्लूड आपने ठीक किया है। अगर मुझे इसकी मार्किंग करनी हो तो मैं, अगर ये 12 नहीं 10 नंबर का सपोज आप लेके चले, तो 10 में से मैं इनको 4 प्लस ही दूंगा, कम नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा कोई रीज़न मिला नहीं है कि मैं इसमें अननेसेसरी इनके मार्क्स कट करूं, ठीक है। तो बात आपको समझ में आई। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ आपको, कि देखिए कुछ क्वेश्चन होंगे आपको, अगर वो 20 क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें से कितनी भी अच्छी तैयारी करके चले जाओ, 15 से ज़्यादा आपको सीधे सीधे सही नहीं आते होंगे। 15 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, 10 से ऊपर बहुत मुश्किल से पहुंचा जाता है, ठीक है। बाकी के 10 में क्या होता है, 5 तो मॉडरेट होते हैं कि वो आप मैनेज कर लोगे, 5 ऐसे हैं कि वो उसका कुछ अता पता ही नहीं है, उसको आपने अपनी एक सामान्य बुद्धि से करना है, एकदम सिंपल सोचना है, आम आदमी की तरह सोचना है, कोई फालतू में ज़्यादा नहीं सोचना, क्योंकि फिर वो आपका गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन वो ऐसे होते हैं एकदम एक्सेप्शनल से, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूँ आपसे। अच्छा चलिए यूपीएससी का करते हैं। यूपीएससी का है, क्वेश्चन कुछ ये था कि जो गुप्ता थे उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, आर्ट एंड कल्चर में देख लीजिए, आर्ट एंड कल्चर में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था एज कंपेयर टू अदर्स। इस बात की आपको पुष्टि करनी है। तो आप क्या करेंगे, सपोज ये आपको आता है तो ठीक है, वैसे नहीं आता तब मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ कि सोचते कैसे हैं। तो गुप्ता का देखिए, आपको गुप्ता तक जाना है, कि आपको पता होगा कि लगभग 300 एडी के आसपास ये थे, ठीक है। तो इसके पहले के टाइम कौन था, इसके बाद के टाइम कौन था, ये सब चीज़ें हमें सोचनी है। कैसे सोचनी है, अब देखिए गुप्ता का आपको एटलीस्ट ये तो पता है कि एक बड़ा एम्पायर था, बस कीवर्ड याद रखना कि एक बड़ा एम्पायर था, बस इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ लीजिए। बड़े होने से कैसे हो जाएगा, चलिए इसको समझते हैं। पहला,
लार्ज किंगडम थी, एम्पायर था। तो उससे क्या होगा, आपको नहीं लगता कि उनके पास रिसोर्स ज़्यादा होंगे? रिसोर्स मतलब पैसा। अब जिस राजा के पास ज़्यादा पैसा, तो वो पेट्रोनाइज कर पाएगा किसी भी स्पेशल चीज़ को बनवाने के लिए। सपोज कोई टेम्पल बनवाना है, तो वो एकदम भव्य करके बनवाएगा। ठीक है, तो इधर अभी नहीं जाएंगे, और नीचे देखते हैं कि रिसोर्स ज़्यादा है। रिसोर्स ज़्यादा है मतलब उसके पास ह्यूमन रिसोर्स भी ज़्यादा है। अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, इसका मतलब ह्यूमन मतलब आर्टिस्ट अच्छे होंगे। आर्किटेक्चर जो बनाने वाले हैं लोग, वो अच्छे होंगे। तो जब वो अच्छे लोग बनाएंगे तो ये अच्छा ही होगा, बेस्ट ही होगा। चलिए और सोचते हैं कि अच्छे लोग भी अच्छे हो गए। अच्छा एक चीज़ और सोचो कि वो जो लोग आए हैं, जो बना रहे हैं, तो वो कोई एक ही जगह से थोड़ी आए होंगे, पूरे देश से अलग अलग जगह से आए होंगे। तो भाई जो अलग अलग रीजन से आए हैं, तो उनकी जो रीजनल स्किल्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होंगी उस आर्किटेक्चर में। तो रीजनल एस्पिरेशन बोल लीजिए आप, क्षेत्रीय एस्पिरेशंस, महत्वाकांक्षा है, वो भी हमें आर्किटेक्चर में दिख जाएंगी। ठीक है, ये आपने कर लिया। आपने ये भी सोच लिया। अब एक, जब इतना बड़ा एम्पायर है, उसके पास भाई कुछ लोग, जब 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 कोई बड़ा राजा आया है, उसके उसके टाइम पीरियड में कुछ बड़े बड़े स्कॉलर भी रहे हैं। तो अगर कोई स्कॉलर है, तो आप मुझे बताना, तो क्या वो कुछ फिलोसफिकल एंगल ऐड नहीं करवाएगा उस स्ट्रक्चर में? ओबियसली करवाएगा। तो अब बस इस इन चीज़ों पे आप सोच सकते हो कि भाई स्कॉलर कौन कौन होंगे। नवरत्न थे, एक आध का नाम मेंशन कर दो। रीजनल आप किसी भी एमपी में बता दो कि दशावतार टेम्पल, ये सब। ह्यूमन रिसोर्स याद आता है तो ठीक है, वरना आप इन पॉइंट से भी अगर लिख के आओगे, तो आपको एटलीस्ट 10 में से जहाँ 0 मार्क्स मिलते, आप अपनी सही बुद्धि से अगर एग्जाम्पल भी लिख दिए, तो कम से कम 2.5 नंबर, और प्लस आप 1 भी कर सकते हो। वो आपको बस लैंग्वेज ट्विस्ट करनी आनी चाहिए, कैसे लिखना है। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे हम सोचना सीखेंगे, ताकि आपको वो जो 5-6 क्वेश्चन है, आप आराम से उसे अटेम्प्ट कर पाए। तो ये कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच।